दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की राजनीति में एक ऐसी महिला है जिसके पास ना कोई बड़ा खानदान था, ना करोड़ों की दौलत, ना मीडिया एम्पायर, ना दिल्ली की स्ट्रांग लॉबी, सिर्फ एक सफेद साड़ी, पैरों में हवाई चप्पल, कंधे पर झोला और अंदर आंख थी, और उसी महिला ने 34 साल पुरानी ऐसी सरकार गिरा दी जिसे लोग अजय मान चुके थे। क्या आप मानोगे? अगर मैं कहूं कि वो महिला कभी सड़क पर पुलिस से भिड़ी, कभी प्रधानमंत्री को चैलेंज किया, कभी देश की सबसे मजबूत पॉलिटिकल मशीन को रोक दिया, और आज भी उसकी राजनीति को समझना आसान नहीं है तो। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये नहीं है, सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है जो महिला सिस्टम से लड़कर ऊपर पहुंची, क्या आज वही सिस्टम बन चुकी है। जो कभी प्रोटेस्ट करती थी, क्या आज प्रोटेस्ट झेल रही है। जो कभी बदलाव का चेहरा थी, क्या आज खुद बदलाव से डरती है। और आखिर क्यों ममता बनर्जी के मामले में लोग बीच का रास्ता नहीं लेते? या तो लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं या बिल्कुल रिजेक्ट कर देते हैं। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ ममता बनर्जी की नहीं है, आज की कहानी है जीत, संघर्ष, इमेज, पावर, जनता, गुस्सा और सर्वाइवल की। और आज हम डिटेल में समझेंगे ममता बनर्जी की पूरी कहानी। देखो दोस्तों, भारतीय राजनीति में बहुत नेता आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, हारते हैं, फिर धीरे धीरे लोग भूल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ नेता नहीं बनते, सिंबल बन जाते हैं। ममता बनर्जी उन्हीं सिंबल्स में से एक है, क्योंकि उनका नाम लेते ही दिमाग में एक इमेज आती है। सफेद सूती साड़ी, हवाई चप्पल, तेज चाल, हाथ हवा में और आवाज ऐसी कि सामने वाला 2 बार सोचे। अब आजकल पॉलिटिक्स में इमेज जो है कंसल्टेंट की टीम बनाती है, पीआर एजेंसी डिसाइड करती है नेता क्या पहनेगा, कहाँ खड़ा होगा, कैसे स्माइल करेगा, कैसे हाथ हिलाएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी इमेज खुद बनाई, सड़क से बनाई, लड़ाई से बनाई, सादगी से बनाई, और सबसे बड़ी बात, लगातार एक जैसी रखी। ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि राजनीति में कंसिस्टेंसी ही आइडेंटिटी बनती है। अगर आप रोज बदलते रहो, जनता कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन अगर आप सालों तक एक जैसे दिखो, एक जैसे बोलो, एक जैसे लड़ो, तो आप ब्रांड बन जाते हो। ममता ने यही किया। अब उनकी कहानी शुरू होती है कोलकाता के कालीघाट से। आज कालीघाट का नाम लोग मंदिर, भीड़ और राजनीति से जानते हैं, लेकिन उस दौर का कालीघाट अलग था। तंग गलियां, भीड़ भाड़, कम जगह, छोटे घर, सीमित कमाई, और उन्हीं हालात में 5 जनवरी 1955 को ममता बनर्जी का जन्म हुआ। घर में कोई पॉलिटिकल लग्जरी नहीं थी। उनके पिता प्रमलेश्वर बनर्जी कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन बड़े नेता नहीं थे। मतलब घर में सत्ता नहीं थी, सिर्फ सोच थी। कुछ घरों में बच्चों को बिजनेस सिखाया जाता है, कुछ घरों में सर्विस माइंडसेट आता है, कुछ घरों में संघर्ष नेचुरली सिखाया जाता है। ममता ऐसे घर में पली जहां स्ट्रगल नॉर्मल था। अब जब बच्चा स्ट्रगल देखकर बड़ा होता है तो उसके अंदर या तो डर आता है या हंगर। उनके अंदर हंगर आया। उनका बचपन आसान नहीं था। कहा जाता है कि घर में प्रॉपर बिजली तक नहीं थी, पढ़ने की जगह नहीं थी, तो वो छत पर चढ़कर लालटेन की रोशनी में पढ़ती थी। अब आजकल बच्चे बोलते हैं लाइट चली गई थी इसलिए पढ़ाई नहीं हुई, नेट स्लो था, टेबल नहीं था। उधर एक लड़की छत पर बैठकर लालटेन में अपना फ्यूचर लिख रही। यही पहली सीख छिपी है। कंडीशंस परफेक्ट होने का इंतजार करोगे तो लाइफ निकल जाएगी। जो लोग इम्परफेक्ट हालात में शुरू कर देते हैं वही आगे निकलते हैं। बहुत लोग टैलेंट से नहीं, टाइमिंग और शुरू करने की आदत से जीतते हैं। फिर जिंदगी ने जल्दी बड़ा झटका दिया। उनके पिता का निधन हो गया। बीमारी, इलाज की कमी, आर्थिक परेशानी, ये मिडिल क्लास फैमिली को अंदर से तोड़ देती है। घर की जिम्मेदारी उन पर आ गई। अब सोचो, एक लड़की, लिमिटेड पैसे, फैमिली प्रेशर, अनसर्टेन फ्यूचर। ऐसे टाइम पर बहुत लोग प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कहते हैं पहले घर संभालो, सपने बाद में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुश्किल समय में और साफ हो जाते हैं। ममता उन्हीं में से थी। सुबह जल्दी उठना, घर का काम करना, खाना बनाना, भाई बहनों की मदद करना, फिर कॉलेज जाना और साथ में राजनीति करना। मतलब जब बाकी लोग टाइम टेबल बना रहे थे, वो बैटलफील्ड में उतर चुकी थी। यहीं से उनका छात्र राजनीति से जुड़ाव शुरू हुआ। और याद रखिए, उस समय बंगाल साधारण स्टेट नहीं था, वो विचारधारा का मैदान था। लेफ्ट पॉलिटिक्स बहुत मजबूत थी, छात्र संगठन एक्टिव थे, मजदूर आंदोलन एक्टिव थे, हर तरफ डिबेट था, कौन जनता के साथ, कौन शोषण के खिलाफ, कौन असली नेता। और उसी माहौल में एक लड़की डिसाइड करती है कि भीड़ में खड़े नहीं रहना, माइक पकड़ना है। ये छोटी बात नहीं होती, क्योंकि राजनीति में बोलने से पहले डर टूटता है, और जिसका डर जल्दी टूट जाए वो जल्दी आगे निकलता है। और फिर आया इमरजेंसी, देश का टेंस दौर। एक तरफ इंदिरा गांधी सपोर्टर्स, दूसरी तरफ विरोधी कैंप, और विरोध का बड़ा चेहरा थे जयप्रकाश नारायण यानी जेपी। अब जो सीन आगे हुआ, उसने ममता बनर्जी को स्पॉटलाइट में ला दिया। जेपी का काफिला कोलकाता में जा रहा था, नारे लग रहे थे, सड़क पर भीड़ थी, तनाव था। तभी एक युवा लड़की सामने आकर खड़ी हो गई। गाड़ी रुकी और वो लड़की गाड़ी के बोनट पर चढ़ गई। हाँ, बोनट पर। नारे लगाए, जोश में भाषण दिया, विरोध किया। अब इमेजिन करो, देश के बड़े नेता अंदर बैठे हैं और बाहर एक 20 साल की लड़की बोनट पर चढ़कर चैलेंज कर रही है। ये सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं था, ये अनाउंसमेंट था कि मैं डरने वालों में से नहीं हूं। दिल्ली तक तस्वीर पहुंची और राजनीति ने नोटिस किया। यहां दूसरी सीख है, कई बार लाइफ में क्वालिफिकेशन से पहले करेज काम आता है। जो सामने आने की हिम्मत रखता है, दुनिया उसे जल्दी पहचानती है। फिर सरकार बदली, मोरारजी देसाई आए, सिक्योरिटी टाइट थी,
पुलिस अलर्ट थी, लेकिन ममता भीड़ में घुसकर निकल गई और काफिले के सामने काला झंडा दिखा दिया। मतलब सिस्टम पूरा तैयार था, लेकिन अनप्रिडिक्टेबिलिटी जीत गई। यहीं से उनकी इमेज बन गई भिड़ने वाली, जो सामने से लड़ती है, बैकडोर पॉलिटिक्स नहीं करती। धीरे धीरे कांग्रेस में उनका कद बढ़ने लगा, लेकिन असली ब्लास्ट हुआ 1984 में। जादवपुर लोकसभा सीट, सामने थे सोमनाथ चटर्जी, बड़े नेता, भारी नाम, स्ट्रॉन्ग बेस, और सामने युवा ममता। बहुत लोगों ने सोचा कि वो एक सिंबॉलिक कैंडिडेट है, हार जाएगी, लेकिन राजनीति में सबसे डेंजरस अपोनेंट वही होता है जिसे लोग सीरियसली नहीं लेते। ममता घर घर गई, लोगों से मिली, सीधी भाषा में बात की, कोई शो नहीं, कोई डिस्टेंस नहीं। उधर बड़े नेता शायद ओवर कॉन्फिडेंट थे। और याद रखो, जब नेता जनता को गारंटीड मान लेता है, हार वहीं से शुरू हो जाती है। नतीजा आया, शौक लगा, ममता जीत गई। एक युवा महिला ने दिग्गज नेता को हरा दिया। पूरे देश ने नोटिस किया। यहाँ तीसरी सीख है, कभी किसी हंग्री इंसान को छोटा मत समझो। जिसे खुद को साबित करना हो, वो बहुत डेंजरस कंपटीटर होता है। अब वो सिर्फ लोकल एक्टिविस्ट नहीं रही, नेशनल फेस बन चुकी थी। लेकिन राइस के साथ एनिमीज फ्री में आते हैं। 1990 हजरा जंक्शन, विरोध प्रदर्शन, तनाव और फिर हमला। लोहे की रॉड से उनके सिर पर वार, खून, अस्पताल, अफवाह की शायद नहीं बचेंगी। यहाँ बहुत लोग राजनीति छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग दर्द से टूटते नहीं है, लेजेंड बनते हैं। होश आने पर उन्होंने मजाक में कहा कि शायद यमराज ने वापस भेज दिया है। ये सिर्फ लाइन नहीं थी, ये सिग्नल था, मैं अभी खत्म नहीं हुई। यही चौथी सीख है। कभी कभी लाइफ की सबसे बड़ी चोट आपको सबसे बड़ी पहचान दे देती है, अगर इंसान टूटे नहीं तो। इसके बाद उन्हें समझ आया कि कांग्रेस के अंदर रहकर बंगाल नहीं जीता जा सकता। अपना रास्ता चाहिए, अपना झंडा चाहिए, अपनी भाषा चाहिए। और 1998 में बनी तृणमूल कांग्रेस। नाम ध्यान से सुनो, तृणमूल मतलब जड़ों से जुड़ा, ग्रास रूट्स। ये ब्रांडिंग मास्टर स्ट्रोक था। इस पार्टी के माध्यम से उनका यह कहना था, हम ऊपर से थोपी गई पार्टी नहीं है, नीचे से उठी ताकत है। राजनीति में नाम भी वेपन होता है। कुछ नाम डर देते हैं, कुछ नाम भरोसा देते हैं, कुछ नाम अपनापन देते हैं। तृणमूल ने अपनापन दिया। इसके बाद फिर इनका एनडीए से अलायंस हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, ममता रेल मंत्री बनी। अब इमेजिन करो कॉन्ट्रास्ट, एक तरफ शांत कंपोज्ड कविता वाले अटल जी, दूसरी तरफ एनर्जी बॉम्ब ममता। एक तरफ धीमी मुस्कान, दूसरी तरफ तेज रिएक्शन, लेकिन दोनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट था। कई बार वो नाराज होती थी, डिमांड एग्रेसिवली रखती थी, लेकिन अटल जी संभाल लेते थे। यही लीडरशिप की सीख है कि हर सिस्टम में फाइटर चाहिए, लेकिन साथ में स्टेबलाइजर भी चाहिए। फिर आया वो फेस जिसने बंगाल की राजनीति हिला दी, सिंगूर, नंदीग्राम। जब जमीन अधिग्रहण का मुद्दा उठा, किसानों में गुस्सा बढ़ा। सरकार डेवलपमेंट बोल रही थी, किसान इनसिक्योरिटी फील कर रहे थे। ममता ने वही गेप पकड़ लिया। उन्होंने जनता से कहा, ये सिर्फ जमीन नहीं, आपकी पहचान है। धरना दिया, अनशन किया, सड़क पर उतरी और नैरेटिव बदल दिया। फिर नंदीग्राम फायरिंग हुई, मौतें हुई, गुस्सा फैल गया। यहीं से नारा निकला, माँ, माटी, मानुष। 3 शब्द, लेकिन पॉलिटिकल गोल्ड। माँ इमोशन, माटी आइडेंटिटी, मानुष जनता। अगर कोई स्लोगन दिल, जमीन और इंसान को जोड़ दे तो वो चुनाव जिताता है। फिर 2011 आया और 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार गिर गई। इतिहास बदल गया। जो रूल परमानेंट लग रहा था वो खत्म हो गया। ममता मुख्यमंत्री बनी। अब जो महिला सड़क पर लड़ रही थी वो राज्य चला रही थी। लेकिन दोस्तों, अपोजिशन में आइडियलिज्म आसान है, सत्ता में डिलीवरी मुश्किल है। पहले सवाल पूछने होते हैं, अब जवाब देने होते हैं। फिर उनके सामने आई बीजेपी, मोदी शाह की जोड़ी, नेशनल एक्सपांशन मोड में। बंगाल उनका टारगेट था। 2021 इलेक्शन बहुत बड़ा बैटल बना, मैसिव रैलीज, नैरेटिव वॉर, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। लेकिन ममता घायल पैर के साथ व्हील चेयर पर कैंपेन करती रही और खेला हुए नारा चला। रिजल्ट आया, वो फिर जीत गई। मतलब एक बात क्लियर है, उन्हें अंडर एस्टिमेट करना आज भी रिस्की है, लेकिन सत्ता जितनी लंबी, सवाल उतने बड़े। उन पर भर्ती घोटाले के आरोप लगे, एसएससी स्कैम, करप्शन नैरेटिव, अपोजिशन अटैक, सपोर्टर्स डिफेंस। यही आयरनी है, जो नेता सिस्टम बदलने आया था उस पर सिस्टम बनने के आरोप लगे। और यही हर आंदोलनकारी नेता की मुश्किल होती है। कुर्सी मिलने के बाद वही जनता पूछती, अब तुम अलग कैसे हो। उनकी पर्सनल साइड की अगर बात करें तो ममता ने शादी नहीं की, अपना जीवन राजनीति को दिया, सिंपल इमेज रखी। आज भी सादगी उनकी पहचान है। पेंटिंग करती है, किताबें लिखती है। मतलब पर्सनालिटी सिर्फ एंग्री पॉलिटिशियन वाली नहीं है, उसमें लेयर्स है। वैसे अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो ऑनेस्टली आप इंटेलिजेंट ऑडियंस हो, ऐसे लोग रेयर हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में बताओ आपको ममता बनर्जी फाइटर लगती है, वेलफेयर लीडर लगती है या प्योर पॉलिटिकल सर्वाइवर। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल 2026 का है, क्या बंगाल फिर दीदी पर भरोसा करेगा या नया विकल्प ढूंढेगा? क्या वेलफेयर स्कीम्स जीतेंगी या
एंटी इनकम्बेंसी क्या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स चलेगी या गवर्नेंस इशू भारी पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, दीदी के बाद कौन? क्योंकि चेयर ट्रांसफर हो सकती है लेकिन करिश्मा नहीं, लेगेसी अनाउंस की जा सकती है लेकिन इनहेरिट नहीं। इसलिए अगर पूरी कहानी को समेटे तो ममता बनर्जी हमें 5 बड़ी बातें सिखाती है। पहली, छोटा बैकग्राउंड वीकनेस नहीं होता। दूसरी, इमेज भी पॉलिटिक्स में हथियार होती है। तीसरी, जनता परमानेंट किसी की नहीं होती। चौथी, दर्द इंसान को तोड़ भी सकता है, बना भी सकता है। और पांचवी, सिस्टम बदलना मुश्किल है लेकिन खुद सिस्टम बनने से बचना उससे भी ज्यादा मुश्किल। आज ममता बनर्जी एक पजल है। कुछ लोगों के लिए गरीबों की नेता है, कुछ लोगों के लिए एग्रेसिव रूलर है, कुछ लोगों के लिए बंगाल प्राइड है, कुछ लोगों के लिए कंट्रोवर्सी मशीन है। लेकिन एक बात तय है, उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। और आखिर में आप सबके लिए एक सवाल छोड़ता, क्या ममता बनर्जी भारतीय राजनीति की आखिरी बड़ी स्ट्रीट फाइटर नेता है या किसी छोटे घर में किसी गली में कोई नई कहानी अभी बन रही है? क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, अगला बड़ा चेहरा कहीं से भी आ सकता है। ये थी ममता बनर्जी की कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करो और कमेंट्स में बताओ इस कहानी का सबसे शॉकिंग हिस्सा कौन सा लगा और अगली कहानी आपको किस नेता पर चाहिए वो भी जरूर लिखना। एक नई वीडियो के साथ आप सभी से जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय हिंद।